हेलो स्टूडेंट्स। इस एक छोटे से वीडियो में अपन नगरपालिका अधिनियम की धारा 2 के रिमेनिंग पार्ट को देखेंगे जो थोड़ा सा बचा हुआ है। देखो, पिछली कक्षा में मैंने आपको धारा 2 उपधारा 65 तक का उल्लेख कर दिया है। अब धारा 2 के उपधारा 66 में हम जिसकी चर्चा करेंगे वह नगरीय भूमि। तो देखिए, इसमें पहले मैं आपको बता दूं कि ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद होती हैं, जबकि नगरीय क्षेत्रों में नगरपालिक बोर्ड, जिसको हम सामान्य भाषा में नगरपालिका कहते हैं, नगर परिषद और नगर निगम होते हैं। तो इन नगरीय क्षेत्रों में आने वाली भूमि को अपन नगरीय भूमि कहते हैं। इस नगरीय भूमि में क्या आता है, तो देखो, नगरीय भूमि को उपधारा 65 में डिफाइन किया गया है। इसके संबंध में खास बात आपको ये ध्यान में रखनी है कि नगरीय भूमि किसको मानेंगे, किसे नगरीय भूमि कहेंगे। तो इसमें दिया गया है कि नगरीय भूमि से तात्पर्य उस भूमि से है जो किसी विधि के अधीन, किसी विधि के अधीन का मतलब है कि नगरपालिका अधिनियम तो है ही, और नगरपालिका अधिनियम के अलावा अन्य किसी विधि के अधीन भी ऐसा किया जा सकता है। किसी विधि के अधीन नगरीय विकास प्रयोजन के लिए, नगर के विकास के लिए किसी भी विधि के अधीन, जिसमें नगरपालिका कानून भी शामिल है, किसी भी विधि के अधीन किसी स्थानीय प्राधिकारी में जिस भूमि को निहित किया गया है या उसको वैन किया गया है, वैन का मतलब जो उसको इस्तेमाल करने की शक्ति रखता है, उस भूमि को हम क्या कहेंगे, नगरीय भूमि कहेंगे। तो नगरीय विकास के लिए किसी भी कानून के तहत, ध्यान से सुनना, नगरीय विकास के लिए किसी भी विधि के तहत या किसी भी कानून के तहत स्थानीय प्राधिकारी के अधीन, ये देखना, स्थानीय प्राधिकारी के अधीन कोई भी भूमि है, उसको किस लिए किया जाता है, या तो उस स्थानीय प्राधिकारी में निहित किया जाता है या उसके वैन के लिए उस भूमि को रखा जाता है, उसे अपन क्या कहेंगे, नगरीय भूमि कहेंगे। तो देखो, नगरीय भूमि जो है वो होती है जो स्थानीय प्राधिकारी की अथॉरिटी में होती है, जो स्थानीय प्राधिकारी में निहित हो सकती है या उसके वैन के लिए रखी जा सकती है। तो यहाँ एकमात्र इम्पोर्टेंट सवाल इस सबसेक्शन में जो बनता है वो हमारे सामने है कि इस अधिनियम के तहत नगरीय भूमि जिसके अधीन या वैन पर रखी गई है वो है स्थानीय अधिकारी। देखो, राज्य सरकार नहीं हो सकता, केंद्र सरकार नहीं हो सकता, जिला कलेक्टर नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसा इस धारा में हमने कहीं नहीं पढ़ा है। तो नगरीय भूमि किस में निहित होती है या किसके वैन के लिए रखी जाती है, स्थानीय प्राधिकारी या स्थानीय अधिकारी के वैन के लिए रखी जाती है। ये किस में है, सबसेक्शन 66 में बताई गई है। अगला, धारा 2 उपधारा 67 में यान या व्हीकल शब्द की परिभाषा दी गई है। तो देखो, व्हीकल से क्या तात्पर्य है, तो देखो, व्हीकल की इस अधिनियम में या इस अधिनियम की धारा 2 उपधारा 67 में बहुत ही व्यापक परिभाषा दी गई है। और वो व्यापक परिभाषा क्या है, यान में वह प्रत्येक वाहन आता है जिसे या तो सार्वजनिक मार्ग पर प्रयुक्त किया जाता है, या तो हम सार्वजनिक मार्ग पर उसे इस्तेमाल कर रहे हैं, चला रहे हैं, या प्रयुक्त किए जाने योग्य है, अपने घर में खड़ा है, काम में नहीं ले रहे हैं, तो भी वो क्या है, वाहन या यान, वो वाहन यान की श्रेणी में आएगा। देखो, वाहन या यान इस अधिनियम में किसको माना जाएगा, जो या तो सार्वजनिक मार्ग पर चलता है या सार्वजनिक मार्ग पर चलने योग्य है, जिसमें क्या क्या शामिल है, साइकिल शामिल है, 3 पहिए की साइकिल शामिल है, स्वचालित मोटर कार या कोई भी ऐसा पहिएदार वाहन शामिल है। तो देखो, इसमें देखो, जो अपन साइकिल हाथ हाथ पांव से चलाते हैं वो भी किस में है, यान या यान की कैटेगरी में है इस अधिनियम में। भले ही अपन उसको सार्वजनिक मार्ग पर चलाते हैं या नहीं चलाते हैं, बस चलाने की हैसियत में वो होना चाहिए। तो देखो, वो हर वाहन जो सार्वजनिक मार्ग पर चलता है या चलने योग्य है, क्या है, यान है, जिसमें क्या क्या शामिल है, साइकिल शामिल है, 3 पहिया की साइकिल शामिल है, स्वचालित मोटर कार शामिल है, या ऐसा ही कोई पहिएदार कोई भी वाहन जो पहियों पर चलता है, क्या है, यान की कैटेगरी में आता है। ये देखो, इस अधिनियम में निम्न में से यान की श्रेणी में क्या है, साइकिल है, 3 पहियों की साइकिल है, मोटर कार है, ये सभी। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या बन गया, ये सभी यान की कैटेगरी में आती है। ठीक है, नेक्स्ट आप देखिए, धारा 2 की उपधारा 68 में उपाध्यक्ष शब्द को डिफाइन किया गया है, वाइस चेयरमैन को। तो देखिए, अध्यक्ष को अपन बहुत ऊपर पढ़ चुके हैं, तो नगरीय संस्थाओं के लिए सेम वैसे ही जैसे चेयरपर्सन को अपन ने पढ़ा है, अध्यक्ष को पढ़ा है, वैसे ही उपाध्यक्ष होता है। तो मैंने आपको बताया कि नगरपालिक का संस्थाएं 3 प्रकार की होती है, नगरपालिक बोर्ड होता है, नगर परिषद होता है और नगर निगम होता है। तो जैसे मैंने आपको पीछे नगरपालिक बोर्ड के चेयरमैन को अध्यक्ष बताया,
तो वाइस चेयरमैन को अपन क्या कहेंगे, उपाध्यक्ष कहेंगे। ऐसे मैंने नगर परिषद के अध्यक्ष को मैंने सभापति बताया है, तो नगर परिषद के उपाध्यक्ष को अपन क्या कहेंगे, उपसभापति कहेंगे, वाइस चेयरपर्सन को। और नगर निगम के अध्यक्ष को मैंने महापौर बताया है, तो नगर निगम के उपाध्यक्ष को अपन क्या कहेंगे, महापौर कहेंगे। तो देखो उपाध्यक्ष, अब उपाध्यक्ष शब्द तो अपन नगर पालिका या नगर पालिक बोर्ड के लिए काम में लेते हैं, और नगर परिषद के उपाध्यक्ष को क्या कहते हैं, उपसभापति। नगर निगम के उपाध्यक्ष को क्या कहते हैं, उप महापौर कहते हैं। तो ये तीनों डेफिनेशन जो है वो किस में दी गई है, तीनों मीनिंग जो है वो सबसेक्शन 68 में बताए गए। ऐसे ही जैसे अपन इस नगर पालिका अधिनियम को नगरीय क्षेत्रों के लिए पढ़ रहे हैं, फिर भी इस अधिनियम में गांव के बारे में भी कुछ बताया गया है। तो देखिए गांव या विलेज में क्या आता है, ये इस अधिनियम की धारा 2 की उपधारा 69 में बताया गया। गांव से तात्पर्य उस गांव से लिया जाएगा जिसे संविधान के अनुच्छेद 243 जी में। तो देखो गांव की डेफिनेशन इस अधिनियम में नहीं दी गई है, केवल ये बताया गया है कि संविधान के अनुच्छेद 243 में 43 जी में जिस क्षेत्र को गांव के रूप में संबोधित किया गया वही इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए क्या माना जाएगा, गांव। तो देखो गांव की डेफिनेशन जो है वो आर्टिकल संविधान के अनुच्छेद 243 जी में है, और वही नगर पालिका अधिनियम में स्वीकार की गई है। नेक्स्ट, जैसे मैंने आपको बताया नगर पालिक बोर्ड है, नगर परिषद है, नगर निगम है, इनके जब चुनाव होंगे तो चुनाव जो है वो एकल निर्वाचन क्षेत्र कहलाते हैं, जिनको अपन सामान्य भाषा में वार्ड कहते हैं। उन वार्ड से एक एक प्रतिनिधि इन संस्थाओं की सरकार में चुनकर आते हैं। तो देखो सेक्शन 2 की उपधारा 70 में वार्ड की डेफिनेशन बताई गई है। तो यहाँ देखो पहले तो वार्ड से तात्पर्य उस वार्ड से होगा जो इस अधिनियम की धारा 9 में विनिर्दिष्ट हो। तो देखो धारा 2 में वार्ड होगा ये इतना ही कहा गया है, लेकिन वार्ड कौन सा होगा या वार्ड का मीनिंग क्या होगा उसको डिफाइन करने के लिए इस अधिनियम की कौन सी धारा लागू होती है, 9। तो धारा 9 में वार्ड को विनिर्दिष्ट किया जाता है कि ये क्षेत्र जो है वो किसी भी नगरपालिक संस्था के लिए या नगरीय संस्था के लिए वार्ड के नाम से संबोधित किया जाएगा। तो वार्ड का उल्लेख धारा 2 उपधारा 70 में है। फिर नेक्स्ट वार्ड समिति। तो वार्ड समिति को का मीनिंग जो है वो दिया गया है, या वार्ड समिति होगी ये धारा 2 उपधारा 71 में बताया गया है। और वार्ड समिति से तात्पर्य उस समिति से होगा जिसे धारा 54 में विनिर्दिष्ट किया गया है। तो देखो वार्ड का उल्लेख धारा 2 उपधारा 70 में है, जिसे विनिर्दिष्ट कहाँ किया जाएगा, धारा 9 में। वार्ड समिति होगी ये उल्लेख धारा 2 उपधारा 71 में है, लेकिन वार्ड समिति को विनिर्दिष्ट किस धारा के तहत किया जाएगा, 54 में। ये दोनों बातें सेक्शन 9 और सेक्शन 54 ये आप अलग से लिखेंगे कि देखो विनिर्दिष्ट किस धारा में किया जाएगा, 54 में वार्ड समिति को और धारा 9 में वार्ड को। यहाँ आप बगल में इसको अलग कलर से नोट कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट अपशिष्ट प्रबंध, वेस्ट मैनेजमेंट, इसको धारा 2 उपधारा 72 में परिभाषित किया गया है। अपशिष्ट प्रबंधन में क्या क्या आएगा, तो देखो नगरपालिक ठोस अपशिष्ट संग्रहण, जो ठोस मटेरियल है घरों से या गलियों से, स्ट्रीट से, सार्वजनिक मार्ग से जो कलेक्ट करते हैं, संग्रहण का मतलब वो किस अपशिष्ट प्रबंधन में आएगा। दूसरा पृथक्करण, भंडारण, परिवहन, प्रसंस्करण और वहन आदि सभी शामिल है। तो देखो अपशिष्ट मैनेजमेंट में या वेस्ट मैनेजमेंट में क्या आता है, ठोस अपशिष्ट को कलेक्ट करना, उसमें से अलग अलग मटेरियल टाइप का जो ठोस है उसको अलग अलग करना। भंडारण का मतलब किसी जगह पर उसको स्टोर करना, स्टोर करके उसको परिवहन मतलब ट्रांसपोर्ट करना, किसी पर अनुकूल स्थान पर ले जाना। प्रसंस्करण का मतलब होता है कि जो नष्ट करने लायक है वो नष्ट, और रिसाइकलिंग लायक है, इस्तेमाल किए जाने लायक है, जैसे पॉलीथीन की थैलियाँ वगैरह, तो उनका प्रसंस्करण किया जाए। एवं वैन, जिनका मतलब किसी तरह से उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वो सारे। तो वेस्ट मैनेजमेंट में ठोस को कलेक्ट करना भी है, अलग अलग प्रकार के अपशिष्ट को अलग अलग करना है, उसका भंडारण करना है, उसका ट्रांसपोर्टेशन है, उसका प्रसंस्करण है और उसका वहन है। तो देखो अपशिष्ट मैनेजमेंट में क्या क्या शामिल है, तो ठोस का संग्रहण, ठोस अपशिष्ट का, उनको अलग अलग ठोस अपशिष्टों को सेपरेट करना, उनका भंडारण करना, परिवहन करना, प्रसंस्करण करना और वहन करना, ये सभी किस में आएंगे, अपशिष्ट प्रबंधन में आएंगे, ठोस अपशिष्ट या वेस्टेज मैनेजमेंट में आएंगे। फिर इस
धारा का अंतिम जो शब्द काम में लिया गया है वो है धारा 2 उपधारा 73। इसमें जो शब्द दिया गया है वो पूर्ण संख्या या कुल संख्या, होल नंबर या टोटल नंबर से क्या तात्पर्य है। तो देखो ये पूर्ण संख्या से जो तात्पर्य है उस संबंध में इस अधिनियम ये कहा गया कि नगर पालिका सदस्यों की पूर्ण संख्या में पद धारण करने वाले समस्त सदस्य आते हैं। ठीक है, ये सिवाय शब्द यहाँ गलत यूज किया गया है, इसको आप काट देना। दोबारा देखना, नगर पालिका सदस्यों की पूर्ण संख्या में पद धारण करने वाले समस्त सदस्य आते हैं सिवाय उन सदस्यों के जिन्हें धारा 6 उपधारा 1 के खंड क के उपखंड ख में विनिर्दिष्ट नाम निर्दिष्ट किया जाता है। कहने का मतलब यह है कि पूर्ण जब भी किसी नगर पालिका के सदस्यों की काउंटिंग होगी तो पूर्ण संख्या में वो लोग नहीं आएंगे जिन नाम निर्दिष्ट का मतलब है जो मनोनीत होते हैं। तो कहने का मतलब ये कि मनोनीत सदस्यों को जो है पूर्ण संख्या में शामिल नहीं किया जाएगा, बाकी नगर पालिका के सदस्यों को जो निर्वाचित वगैरह होते हैं उनको इसमें शामिल किया जाएगा। इस प्रकार ये धारा 2 जो है मैंने आपको कंप्लीट करवा दी है। आगे अपन धारा 3 से इसका अध्ययन करेंगे। तो ये धारा 2 जो है इसको ठीक से देखेंगे। थैंक यू सो मच।